अहमदाबाद में हुए प्लेन हादसे ने भारत ही नहीं दुनिया भर को झकझोर के रख दिया है। हवाई हादसे जब होते हैं तो मानवता पर सवाल खड़े होते हैं, साथ ही एक सवाल यह भी खड़ा होता है कि आखिर तकनीक मानवीय जानों को कब तक निगलती रहेगी। सवाल काफी हैं, कयास भी काफी हैं, हादसा क्यों हुआ हालांकि जांच का विषय है, लेकिन इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एआईबी के फॉर्मर डायरेक्टर जनरल औरबिंदो हांडा जी। औरबिंदो हांडा जी की बात करें तो 40 साल का अनुभव है और 105 हवाई हादसे हैं इनके अंडर, इनके चेयरमैनशिप के अंडर या कुछ में शामिल रहे हैं, जांच में इनके अंडर हो चुके हैं। अब कयास की जैसे मैंने बात की तो काफी कयास लगाए जा रहे हैं, तो हांडा सर से पूछते हैं। हांडा सर, आपने भी सब कुछ देखा, आप 40 साल का इतना बड़ा एक्सपीरियंस आपके पास, और जिस पोस्ट पर आप थे एक ऐसी कहा जाता है कि इन्वेस्टिगेशन आपके अंडर हुई 105 से ज्यादा। मेरा पहला सवाल है, इस हादसे को देखकर क्या लगता है, एरर है, टेक्निकल है, ह्यूमन है, क्या है? उमेश, इस वक्त कुछ भी स्पेकुलेट नहीं करना चाहिए, बिकॉज आप सारी टीवी चैनल्स पे देख रहे होंगे कि बहुत ज्यादा कयास लगाए जा रहे हैं, सब कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। बट मेरे हिसाब से ये वाला काम इन्वेस्टिगेशन टीम के ऊपर और एआईबी के ऊपर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अभी तो एआईबी के सारे ऑफिसर्स अहमदाबाद में होंगे, क्योंकि अभी तो एक दिन हुआ है और आज तो आदरणीय प्रधानमंत्री और वो भी पहुंचे हुए थे अहमदाबाद की क्रैश साइट में। सो अभी उनको काम करने दीजिए, अभी 2-3-4 दिन में कोई टीम बन जाएगी एंड विश्वास रखिए बहुत अच्छा काम करेंगे, और क्योंकि इतने जान माल का लॉस हुआ है। सो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट दैट एआईबी एंड जो भी इन्वेस्टिगेशन टीम बनेगी बहुत अच्छा काम करेगी। पहली नजर में क्या लगा? या मैं मानता हूं कि बिल्कुल स्पेकुलेशन का दौर है, हर कोई अपनी अपनी बात कह रहा है, एक्सपर्ट्स, क्योंकि देखिए आपका 40 साल का अनुभव है, पर एक पहली नजर होती है, पहचान लेते हैं। एक्चुअली दिस इज आई फील इट इज लिटिल अनएथिकल कि अभी आप अगर किसी को बिना उसका केस समझे हुए जज जो है वो वर्डिक्ट नहीं देता, तो एआईबी का काम भी वो स्टैट्यूटरी काम है। इट इज ऑल्सो दैट। सो जब तक पूरे तथ्य सामने नहीं आते, जब तक पूरे तथ्यों को और फैक्ट्स को और एविडेंसेस को नहीं खंगाला जाता, उससे पहले कुछ भी बोलना मुनासिब नहीं होगा। और इनफैक्ट ये देश, अपने जो देशवासी हैं जिनको एविएशन के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, उनको मिसलीड कर देगा। सो एक्चुअली उनको सही चीज देने के लिए एआईबी विल कीप ऑन डूइंग द ब्रीफिंग्स एट सम रेगुलर इंटरवल्स, क्योंकि इतना बड़ा मामला है। सो वो जनता को बताते रहेंगे टाइम पे भी क्या प्रोग्रेस है और क्या निकल रही है। सो आई थिंक ये वाला काम जो है ना, स्पेकुलेशन का नहीं करना चाहिए और एआईबी पे छोड़ देना चाहिए। क्योंकि आप डायरेक्टर जनरल एआईबी के, क्या टिप्स देना चाहेंगे? क्योंकि अब देखिए सारा जिम्मा उनके ऊपर है, इन्वेस्टिगेशन, जांच, तथ्य। कहते हैं जब तक जज के सामने कुछ तथ्य नहीं आएंगे जजमेंट नहीं दी जा सकती। क्या टिप्स देना चाहिए? वो यही तो, मैं उनको टिप्स तो कुछ नहीं देना चाहूंगा, क्योंकि बड़े अच्छे ट्रेंड टीम है एआईबी की। वो सारी की सारी टीम जो है वो अहमदाबाद पहुंची हुई है और वो सारे के सारे जो हैं वो एविडेंस और तथ्य कलेक्ट कर रहे हैं। और मेन फोकस है वो सीवीआर और डीएफडीआर, जो हमारे ब्लैक बॉक्सेस जिनको बोला जाता है, उनकी रिट्रीवल, उनको निकालने के लिए है। एक बार वो निकल जाएंगे तो फिर इसका सेकंड फेज जो होगा उसको एनालाइज किया जाएगा, इनको देखा जाएगा कि वो डैमेज तो नहीं है। मैं प्रे करता हूं कि वो डैमेज ना हो, ताकि हम सारे का सारा डेटा मिल्क कर पाए, क्योंकि उस डेटा से ही 90-95% क्रैश इन्वेस्टिगेशन जो है वो तकरीबन पूरी हो जाती है। पर दिस इज नॉट द ओनली पार्ट ऑफ क्रैश इन्वेस्टिगेशन। एक प्रोसीजर है जो हमें पूरा करना पड़ता है टू रूल आउट कि ये भी नहीं था, ये सिस्टम भी ठीक था, ये भी ठीक था, ये भी ठीक था। जैसे मैं आप सब लोगों को गुजारिश करूंगा कि जैसे आजकल अटकलें लगाई जा रही हैं टीवी की चैनल पे, उनको उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाए, क्योंकि वो इंडिविजुअल अपना एक्सपीरियंस से लोग बोल रहे हैं। मैं भी अपने इंडिविजुअल एक्सपीरियंस से बोल सकता हूं, जैसे आपने मेरे को बोला, बट आई सजेस्ट दैट वी शुड रिफ्रेन फ्रॉम मेकिंग ओपिनियन, बिकॉज हमारे पास कोई तथ्य तो है ही नहीं। अभी तो तथ्य एआईबी के पास भी नहीं आए, अभी तो उनको भी टाइम लगेगा 2-3-4 दिन का, जब तक वो निकालेंगे। सो इसलिए मैं ये कहता हूं कि हमें वेट करनी चाहिए, थोड़ी पेशेंस रखनी चाहिए। सब कुछ सामने आएगा। प्रधानमंत्री अगर आज टाइम निकाल के वहां गए हैं एक दिन, तो आप सोच सकते हैं कि हमारी देश की जो टॉप सरकार है वो कितना तवज्जो दे रही है इस एक्सीडेंट के ऊपर।
एंड रेस्ट अश्योर्ड समथिंग गुड विल कम आउट ऑफ इट। हांडा सर, जिस तरह से इस तरह के जब हादसे होते हैं, एआईबी टीम में काम करती है वे की टीम, कितना लंबा प्रोसेस होता है? शुरुआती जांच में आ जाएगा, लेकिन एक पूरा की पूरी रिपोर्ट फाइनल जिसे कहा जाता है, ये कितना टाइम लग जाता है इस तरह की जांच में? बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा आपने। लोगों को ना बहुत ज्यादा इंपेशेंस शुरू हो जाती है। लोग सोचते हैं कि 1 महीने में इन्वेस्टिगेशन खत्म कर दी जाए। हाँ, हमने एक महीने में भी इन्वेस्टिगेशन खत्म करी हैं, लेकिन वो थी जो दो एयरक्राफ्ट एयर में पास आ गए, जिसको प्रॉक्सिमिटी बोला जाता है, एयर प्रॉक्सिमिटी अक्रंस बोला जाता है। तो लेकिन एक हादसा जिसमें तकरीबन 300 के करीब लोगों की जान गई, सो उसका एक एक तथ्य देखने के लिए एक एक पक्ष, एयरक्राफ्ट का एक एक सिस्टम उसका चेक किया जाएगा, और सब कुछ टूट गया हुआ है। सो आप सोचिए कि उसको बिल्ड किया जाएगा, उसको इट्स लाइक कि उसको फिर से निकाल के और उसके ऊपर फिर काम किया जाएगा। उसको चीजें अगर होंगी, कोई इवन टूटी हुई चीजों की, वो भी हम टेस्ट बेंच के ऊपर जाके ट्राई करते हैं, उनको खोलते हैं कि कोई चीज कोई माल फंक्शन तो नहीं करी थी। सो सब कुछ जो है वो दूध का दूध पानी का पानी होगा, पर इसमें टाइम लगता है। सो जो आईकाओ हमारी है, इंडियन जो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है, जो एक यूनाइटेड नेशंस की हमारी बॉडी है विच इज बेस्ड इन मॉन्ट्रियल, उन्होंने वेरियस एनेक्सेस इशू करते हैं, वो गाइडलाइंस इशू करते हैं। तो उसमें ये सारा जो है ये एनेक्स 13 के अंडर आता है। ओके। उसके बाद हमने एआईबी के रूल्स बनाए थे, जो मेरे से पहले के भी बने हुए थे, फिर मेरे आने के बाद बने, 2 बार मेरे आने के बाद रिवाइज हुए। तो उनमें हमने उन्हीं से लिया है कि मैक्सिमम वी शुड ट्राई कि 1 साल के भीतर ऐसी इन्वेस्टिगेशन हमको खत्म कर देनी चाहिए। सो विद इन 1 ईयर होता है, बट अगर उससे पहले भी अगर कर पाती है टीम तो बहुत अच्छी बात है। हांडा सर, आपने कहा कि जिस तरह से क्योंकि तकनीक बदली, ऑर्गेनाइजेशन में भी चीजें चेंज होती हैं, क्या एआईबी के पास इतने एक्सपीरियंस टीम है? क्योंकि ये ड्रीम लाइनर 787 था। क्या आपको लगता है कि इतना कॉम्पिटेंसी है एआईबी के पास? मेरा आंसर इसमें हाँ भी है और ना भी है। एआईबी के जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं वो बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, दे आर वेरी वेल ट्रेन्ड। हर इन्वेस्टिगेटर ने मेरे हिसाब से 25-25 के करीब या उससे भी ज्यादा इन्वेस्टिगेशंस करी होंगी। लेकिन जो आपका क्वेश्चन है कि 787 के ऊपर टाइप ट्रेन, जिसको हम बोलते हैं टाइप ट्रेन, कि वो है, वो नहीं होंगे मेरे हिसाब से, क्योंकि मेरे को छोड़े हुए भी टाइम हो गया, 2 साल के करीब हो गया। सो मेरे हिसाब से उस टाइम पे तो 787 के ट्रेंड नहीं थे। सो उसका सोल्यूशन है, जो हमारी गवर्नमेंट है, जो हमारी सिविल एविएशन गवर्नमेंट है, मिनिस्ट्री है, उन्होंने डीजी को एम्पावर किया हुआ है कि डीजी कहीं से भी जो ये टाइप ट्रेन्ड डोमेन एक्सपर्ट्स हैं उनको पिक करके इसका हिस्सा बना सकता है। और मैंने जो 90 इन्वेस्टिगेशंस जो मैंने ऑर्डर करी, 90 मैंने ऑर्डर करी, जबकि मैंने खत्म 105 करी। ओके। आपने मेरा ख्याल वो लिंक्डइन से पढ़ा होगा। हाँ जी, हाँ जी। सो जो मैंने 90 इन्वेस्टिगेशंस करी, उनमें से कम 60-70 में मैंने बाहर के एक्सपर्ट्स लिए थे। और अगर आपको याद हो, कैलिकट वाला जो एक्सीडेंट था, उसके भी जो हेड थे वो स्पाइस जेट के और जेट के पुराने पायलट थे, वो रिटायर हो चुके थे, और कैप्टन चाहर उनका नाम था, और उनके पास 20,000 से भी ज्यादा घंटे थे 737 के ऊपर। सो आई पिक्ड हिम अप एंड सच अ वाइटल इन्वेस्टिगेशन, जिसमें उस वक्त भी 21 बंदों का जान माल का नुकसान हुआ था। सो वी गेव इट टू हिम एंड ही डिड अ वंडरफुल जॉब। आज तक हमारी उस रिपोर्ट की किसी भी बंदे ने क्रिटिसाइज नहीं कर पाए। मेरे को एनटीएसबी, यूके की एआईबी वहां से, और बीई जो यूरोपियन यूनियन वाली है, उन सब से कांग्रेचुलेटरी लेटर्स आए कि इतनी बढ़िया इन्वेस्टिगेशन की गई है। सो इट वॉज अ वेरी वेल कोऑर्डिनेटेड एफर्ट। सो आई एम श्योर जो मेरे सक्सेसर हैं ग्रुप कैप्टन युगांधर, ही विल ऑल्सो कॉबल अप अ वेरी नाइस टीम, टाइप ट्रेन बंदों की, एक्सपीरियंस बंदों की, सो दैट हमें और हमारी पूरी 140 करोड़ बंदों को ठीक तथ्य मिले कि क्या हुआ था इसमें, ताकि हाँ, सबर करना बहुत जरूरी है। हांडा सर, एक चीज आपने बहुत अच्छी कही कि इसमें पेशेंस रखने होंगे, और पूरी एक एक्सपीरियंस टीम आपने कहा कि जैसे आपने जितनी 90 से इन्वेस्टिगेशन की, आपने बाहर से भी हायर की है।
दर्शकों के साथ आप ये भी शेयर करेंगे जो कालीकट में कोरोना के दौरान एक जो हवाई हादसा हुआ है या आप मैंगलोर वाला बात कर रहे हैं, कई बार चैलेंज बहुत टफ आ जाता है कि जो डीवीआर बॉक्सेस हैं, ब्लैक बॉक्सेस हैं, यहाँ पे हमारी टेक्निकल टीम इतनी होती है, या फिर कोई ऐसा एक्सपीरियंस शेयर करेंगे जिसमें बाहर भी मदद ली जा सके? नहीं, इवन इन कैलिकट में जो मेरे को याद है, इसका 8 अगस्त 2020 को हुआ था और कालीकट में भयंकर रेन हो रही थी। तो जब हम लोग रात को ही पहुंच गए थे 12 बजे, हमें जब 8 बजे के करीब पता लगा और हमें सीधा हमने एयरक्राफ्ट एयर इंडिया ने लगाया हुआ था और हम सारे 40-50 लोग जो थे हम पहुंच गए वहां पे। पूरी रात हम बारिश में काम किए और बिकॉज वी वांटेड टू गेट दैट जो ब्लैक बॉक्सेस आर, लेट मी नॉट से DFDR फॉर कॉमन पब्लिक। सो ब्लैक बॉक्सेस को रिट्रीव करने के लिए पूरी रात हमने उसके बल्क हेड्स काटे, क्योंकि एयरक्राफ्ट दबा हुआ था और वो नीचे होते हैं। तो हमने पूरी की पूरी वेल्डिंग करके, आर्गन आर्क वेल्डिंग और सारी वेल्डिंग 5-5.5 घंटे का हमने वेल्डिंग और उसका बल्क हेड काट काट के हमने ब्लैक बॉक्स निकाले। और अगले दिन सुबह जब हरदीप पुरी सर वहां पे पहुंचे, जो हमारे उस वक्त के सिविल एविएशन के कैबिनेट मिनिस्टर थे, तो हमने उनको ये खुशखबरी दी कि सर हमारे पास ये दोनों चीजें आ गई हैं। एंड देन अलॉन्ग विद पुरी सर आई केम विद दोज 2 ब्लैक बॉक्सेस बैक टू दिल्ली। एंड फिर हमने एक छोटी सी एक सब ग्रुप बनाया जिसके साथ फिर हमने वो दोनों ब्लैक बॉक्सेस हमने खोलने शुरू किए, क्योंकि उसमें भी ये भी कोई पक्का नहीं होता कि अगर आपको DFDR मिल भी गया या CVR मिल भी गया, वो हम पूरी रिकॉर्डिंग मिल पकड़ पाएंगे, क्योंकि उसके अंदर भी डैमेज होने का बहुत रिमोट चांस होता है, पर हो सकता है। वैसे बहुत स्टडी डिजाइन होता है इसका, बट फिर भी कभी कभी हो जाता है। बट वी वर लकी कि उसमें से हमें सब कुछ मिल गया, एंड दैट इज हाउ कैलिकट इन्वेस्टिगेशन वी कुड डू इट विद दैट फिनिश एंड एक्यूरेसी। जैसे आपने कहा कि सर बहुत टेक्निकल काम हो जाता है इन्वेस्टिगेशन, और सबसे अहम है कि वो ब्लैक बॉक्स मिलना। ड्रीम लाइनर में भी यही होगा कि ब्लैक बॉक्स मिल गया होगा, जो अभी तक जानकारी है। कई बार जिस तरह से आपने कहा कि एक्सपीरियंस टीम हाँ भी और ना भी, तो क्या विदेश की मदद भी ली जा गई है? पहले भी ली गई थी कहीं कुछ मामलों में, आप कह सकते हैं? हमने कैलिकट में भी विदेश की मदद ली थी, क्योंकि एज पर जो हमारा Annex 13 है, जो क्योंकि जो हमारा सिविल एविएशन है ये बॉर्डर्स तक सीमित नहीं है, सो इसलिए दिस कम्स अंडर UN चार्टर फॉलो करना पड़ता है। तो उसमें लिखा है कि जिस देश का एयरक्राफ्ट होगा, जिस देश का मैन्युफैक्चरर होगा, हमको उसको भी इन्वॉल्व करना पड़ता है। जैसे बोइंग अब अमेरिका का था, तो बोइंग का जो एजेंसी है, जो FAA, जैसे हमारी DGC है उनकी FAA है, और हमारी AIB है उनकी NTSB है, तो हमको उनको भी इन्वॉल्व करना पड़ा, हमको बोइंग को भी इन्वॉल्व करना पड़ा, हमको उस जहाज के जो इंजन थे वो मैन्युफैक्चरर को भी इन्वॉल्व करना पड़ा। और अभी जैसे आप देख रहे हैं कि इस हादसे में 53 के करीब ब्रिटिश नागरिक थे, फिर कुछ पोर्चुगीज थे, एक कैनेडियन था। हमें इन तीनों की एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन बॉडीज को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, पर प्लीज इसको डोंट मिसरीड दिस। इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारी मदद करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये है कि हमको उनको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी टाइम पे, बिकॉज उनको भी अपने जो उनके बंदे जिनकी मृत्यु हो गई है उनके परिवारजनों को भी उन्होंने बताना है। सो वी हैव टू गिव देम सम सेट ऑफ some information so that they can also give it to their loved ones. यानी कि अमेरिका की एजेंसी है तो उनको भी इन्वॉल्व करके इन्वेस्टिगेशन का पार्ट या उनको बना। आप समझिए, इन्वॉल्व का मतलब बोइंग क्योंकि कंपनी, बोइंग इन्वेस्टिगेशन में इन्वॉल्व नहीं होगा, इनकी राय ली जाती है, बट ये इन्वेस्टिगेशन के डिसीजन मेकिंग में इनका कोई पार्ट नहीं होता। बाकी हम इनसे मदद ले सकते हैं, क्योंकि जो बोइंग मैन्युफैक्चरर है, अब मेरे पास सारे के सारे टेस्ट बेंचेस नहीं होंगे, सो मेरे पास सपोज वो टेस्ट बेंच नहीं है, तो मैं NTSB के थ्रू बोइंग को रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे को आप ये इंफॉर्मेशन या ये पर्टिकुलर कंपोनेंट इसको टेस्ट करके दीजिए। सो मेरे इन्वेस्टिगेटर्स अमेरिका जाएंगे, या कहीं पे भी अगर उनका टेस्ट बेंच लगा होगा, जैसे कैलिकट वाले केस में जापान में उनका टेस्ट बेंच लगा हुआ था, सो अब टीम वेंट टू जापान। हाँ, सो जहां जहां उनके टेस्ट बेंच लगे हुए हैं तो वहां वो जाएंगे, वो अपना जाके चेक करेंगे। और हमारी दायरा बहुत बड़ा है, जांच बहुत बड़ा दायरा, इसीलिए टाइम लगता है। क्योंकि अगर हमें किसी फॉरेन कंट्री जाना पड़ गया तो आप सेम, हालांकि वीजा फॉर्मेलिटीज एक दिन में होती हैं, एक दिन भी घंटों में होती हैं, पर फिर भी उसके लिए टिकट बुक करनी पड़ती है, जाना पड़ता है, होटल बुक करने पड़ते हैं। सो सामान को लेके जाना है, उसको पैक करना है,
उसकी कस्टम क्लियरेंस करानी है, फिर उसको वहां से वापस लेके आना है. सो ऑल दीज प्रोसीजर्स हैव टू बी गॉन थ्रू. सो ये सारे एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स हैं विच टेक टाइम, विच आर टाइम कंज्यूमिंग. हांडा सर, आपके पास जितना 40 साल का एक्सपीरियंस है, आपने 90 से ज्यादा इन्वेस्टिगेशन की. कोई एक ऐसी इन्वेस्टिगेशन, हालांकि मैं फिर उस पर नहीं आऊं, ऑर्डर करी और 105 खत्म करी. 90 ऑर्डर के 105 खत्म करी, फिर भी मैं कह रहा हूँ 40 साल में आपने इतनी की. लेकिन घूम फिर के ना सवाल आता है कि ये जो हादसा हुआ, मैं ये नहीं कहूंगा क्या होगा, अभी आपने कह दिया कि जांच होगी. इस तरह के जब हादसे होते हैं, एक सवाल खड़ा होता है लोगों के जहन में कि हम सुरक्षित, यात्रा सुरक्षित क्यों नहीं रही. बहुत टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, कहां तक आगे बढ़ना चाहिए. मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं. हमारा जो हवाई जो माध्यम है वो सबसे सेफ माध्यम है. अगर आप अपने आंकड़े लीजिएगा रेल एक्सीडेंट्स के या रोड एक्सीडेंट्स के या शिप की दुर्घटनाओं के, तो आप रियलाइज करेंगे कि जो एयर ट्रैवल है वो सबसे ज्यादा सुरक्षित है. मैं सबको ये मेरे कुछ फ्रेंड्स भी मेरे से ये पूछ रहे हैं, तो मैं सबको यही बताना चाहता हूं. हादसे होते हैं, हादसे तो होते रहेंगे, क्यों हादसे तो होंगे, वो तो पैदल चलते भी होते हैं, बट ये बहुत सेफ माध्यम है. यस, once in 10 years, once in 15 years होता है, तो we have to live with it. But yes, we should try to avoid these. We should, और ये एंडेवर पूरी डीजीसीए की टीम्स की रहती है. इवन जो एयरलाइंस के सेफ्टी डिपार्टमेंट्स हैं, सबकी, कोई कौन हादसा करना चाहता है? कोई हादसा नहीं करना चाहता. लोग पायलट को भी ब्लेम कई बार देखा मैं कि पायलट ने जान भी तो खोई. सबसे पहले तो पायलट गया होगा ना, क्योंकि सबसे पहले जब वो हिट किए होंगे, सबसे पहले तो जान पायलट की गई ना. सो कौन अपनी जान से खेलना चाहेगा? कोई नहीं खेलना चाहेगा. सो हमने, या मेरा जो निष्कर्ष निकलता है वो ये निकलता है कि ऐसी स्थिति बन जाती है कई बार मशीन की वजह से या बाहर के सर्कमस्टांसिस की वजह, सिचुएशन की वजह से, कि बारिश हो रही है, विजिबिलिटी कम है, या मशीन मेरे को धोखा दे रही है, कि पायलट जो है वो ठीक डिसीजन नहीं ले पाता, और वो जो है वो सब मिलके एक हादसे में तब्दील हो जाता है. मेरा ये मानना है. एक सवाल और है, जो एक इंसान बचे हैं रमेश, चले इंसान की जान कीमती है, एक बचा इंसान, वो सीट के बारे में भी बहुत से अटकलें हमने पढ़ी, या आपने भी पढ़ा होगा कि अगर विंडो सीट है या इमरजेंसी के साथ वाली पीछे सीट हो तो बचाव. कई बार ऐसे आर्टिकल्स भी हमने पढ़े हैं और आते भी हैं. इस इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस मेरे सामने जो शख्स बैठा है, मेरा सीधा सा सवाल है, कॉमन मैन भी, एक जर्नलिस्ट के तौर पर भी, ये क्या बचाव हुआ, या लगता है कि किस्मत थी, या क्या थी? प्रभु ने बचाया उसको. प्रभु ने बचाया उसकी, उसको जाको राखे साहियां मार सके ना. मेरे हिसाब से आपके साथ कोई सीट ऐसी नहीं है जो ज्यादा सेफ है. सब सीटें जो हैं वो क्रैश रेजिस्टेंट बनाई जाती हैं, फ्लेम प्रूफ कपड़ा लगाया जाता है, सबके ऊपर किया जाता है. अब उसकी किस्मत थी, बचना था, उसको बच गया. प्रभु ने दिखाया कि मैं हूं, तभी जान बचाई. लास्ट सवाल हांडा सर, कि जांच अभी शुरू होगी, तथ्य सामने आएंगे, क्या कहना चाहेंगे आप आम दर्शकों को, क्योंकि आप बहुत 40 साल का एक्सपीरियंस आपके सामने है. मैं दर्शकों को यही कहना चाहूंगा कि फेथ रखें. एक सिस्टम है जो बहुत अच्छा सिस्टम है, बड़ी फेयर और ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन होगी, सबके साथ न्याय किया जाएगा, लेकिन थोड़ा धैर्य रखें, क्योंकि ये एक बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है. और जो टीवी पे सुन रहे हैं उन पे ध्यान मत दें, वो उसके ऊपर ध्यान मत दीजिए. आप AIB की रिपोर्ट्स आने का वेट कीजिए, वो सही रिपोर्ट मिलेगी और आपको सही चीज मिलेगी. और मैं एक आपको कहना चाहूंगा कि एयर सेफ्टी के बारे में आपको कोई भी दुविधा में जाने की जरूरत नहीं है. इट इज वेरी सेफ मीडियम टू ट्रेवल. और ऑल एयरलाइंस, कौन सी एयरलाइन जो है वो थोड़ी नेग्लिजेंस बरतना चाहेगी? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उनका धंधा है. कौन अपना नुकसान करना चाहेगा? कोई नहीं. सो सारे के सारे जो हैं वो हम यही चाहते हैं कि सेफ फ्लाइंग हो, बट हादसे हो जाते हैं. एक सवाल जहन में आया हांडा सर आपसे, जब हमने कहा कि सेफ्टी की बात है, ये भी पढ़ा कि पुराना जहाज था, ये 10-15 साल हो गए हैं, और जब गाड़ी 10 साल में चेंज होने के ऑर्डर आते तो जहाज को क्यों नहीं चेंज किया जा सकता? नहीं, जहाज 11 साल पुराना था. एविएशन में 40 साल एवरेज लाइफ ली जाती है. 40 साल सिविल एविएशन में. हाँ, 30 साल के बाद क्या करते हैं कि बड़ी अच्छी एयरलाइंस जो है वो इनको कार्गो में तब्दील कर देती हैं. बट 11 साल तो कुछ भी नहीं है. 11 साल तो 25%, 30% लाइफ. बहुत बढ़िया एयरक्राफ्ट, बहुत. और इनमें जो फेल सेफ डिजाइन हैं, इतने फैक्टर मार्जिन ऑफ सेफ्टी होते हैं,
ईच कंपोनेंट का MTBF बहुत बड़ा होता है, ये बहुत ज्यादा रिसर्च करके एक एयरक्राफ्ट बनाया जाता है। सो लेट्स सी कि क्या निकला, क्या हुआ कि जो हमारा एयरक्राफ्ट नहीं लिफ्ट कर पाया, बहुत दुखदाई है। और मैं सबको हाथ जोड़ के जिन्होंने अपने परिजन खोए हैं उनको यही कहता हूँ कि उन जो परिजन जो चले गए, स्वर्गवास हो गया है, उनको भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और बाकियों को ये वाला गम सहने की शक्ति दे। बहुत बहुत शुक्रिया हांडा सर, बात करेंगे। थैंक यू महेश जी, थैंक यू। तो ये थे औरबिंदो हांडा जी, फॉर्मर डायरेक्टर जनरल AIB, और साफ कहा कि तथ्यों को अभी आने दीजिए, स्पेकुलेशन पे ये चीजें नहीं चलती। जब तक सही तथ्य सामने ना आए आप उनको इधर उधर की बातें करके कोई फायदा नहीं है। हाँ, एक बात और कही है कि आप सबसे सेफ जो मोड है वो जरूर एयर, जो हम लोग ट्रैवल करते हैं बाय एयर। अहम बात इसमें यह है कि कोई भी जान गंवाना नहीं चाहता है, चाहे वो पायलट है या तमाम है। क्या इसमें गलती रही, जब तक आप पूरी रिपोर्ट फाइनल नहीं आती, आप धैर्य बनाए रखना होगा, हमें सही तथ्यों का इंतजार करना होगा। वीडियो जर्नलिस्ट सुखजिंदर के साथ उमेश शर्मा, न्यूज़ 18, चंडीगढ़।